उत्तर प्रदेश की सियासत में जाति और अनुशासन के बीच एक नई रार शुरू हुई है। बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की तरफ से आयोजित एक हालिया सहभोज ने लखनऊ से दिल्ली तक हलचल मचा दी। एक तरफ जहां इसे अपनों को एकजुट करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की तीखी नाराजगी ने यह साफ कर दिया कि संगठन के भीतर जाति आधारित गोलबंदी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अनुशासन के चाबुक चलाते हुए बीजेपी नेतृत्व ने न केवल इस बैठक पर सवाल उठाए बल्कि भविष्य के लिए सख्त हिदायत भी जारी कर दी है। बीजेपी के लिए यह स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण है और एक तरफ पार्टी को अपने कोर वोट बैंक को साधे रखना है, तो दूसरी ओर उसे यह भी सुनिश्चित करना है कि पार्टी के भीतर जातिवाद का वायरस कैडर की एकता को कमजोर ना कर दे। प्रदेश अध्यक्ष का सख्त रुख ये संदेश देने के लिए है कि बीजेपी में व्यक्ति और जाति से ऊपर संगठन और विचारधारा है। सख्त चेतावनी के जरिए बीजेपी ने अपने विधायकों और कार्यकर्ताओं को संदेश देने की कोशिश की कि किसी भी स्तर की गुटबाजी पार्टी को पसंद नहीं है। पंकज चौधरी की क्लास में सीधे तौर पर बीजेपी सिद्धांतों आदर्शों पर आधारित पॉलिटिकल पार्टी है मैसेज दिया जाता है। परिवार या वर्ग विशेष को लेकर सियासत करने में कोई विश्वास नहीं। भविष्य में ऐसी गतिविधियों के लिए सतर्कता बरतने का आदेश उनकी ओर से दिया गया। दोबारा ऐसी बैठक हुई तो सख्त कार्रवाई होगी, बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया गया। इस तरह की गतिविधियों ने समाज में गलत संदेश दिया है और इससे भी गलत संदेश जाता है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने विधायकों को चेतावनी दी। बीजेपी के 40 से 45 ब्राह्मण विधायक लखनऊ में जुटे, सहभोज हुआ। विधायक पंचानंद पाठक के घर हुआ मंथन और बैठक में पूर्वांचल बुंदेलखंड के विधायक जुटे थे, लेकिन बीजेपी को यह सहभोज रास नहीं आया। दूसरे दलों के भी ब्राह्मण विधायक यहां पर पहुंचे थे। मतलब बीजेपी के 40 से 50 ब्राह्मण विधायक और बीजेपी के 46, सपा के 5 और अन्य 1। 2022 में कुल 52 एमएलए चुने गए थे। अगर ब्राह्मण समीकरण को समझें तो 2022 में कुल 52 एमएलए थे जो ब्राह्मण थे जो चुने गए। तो बीजेपी के 46, समाजवादी पार्टी के 5 और अन्य 1, इन सभी का एक सहभोज होता है। मतलब ब्राह्मण एकजुटता का संदेश देने की कोशिश। लेकिन पार्टी का कहना यह है कि पार्टी के भीतर जातिवाद बिल्कुल भी नहीं चाहती है और जो यह सहभोज हुआ है इससे गलत मैसेज जाता है। तो ब्राह्मणों का जो मंथन चल रहा था, इस पर पंकज चौधरी ने चेताया कि जाति की बैठक ना करें, संगठन की सख्ती और ऐसे में जातीय भक्ति भारी पड़ी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने सीधे तौर पर विधायकों को चेतावनी दी है कि किसी तरह की नकारात्मक सियासत का शिकार आप लोग ना बने और अगर ऐसा हुआ अगली बार तो कार्रवाई होगी। ऐसा काम पार्टी के संविधान और आदर्शों के अनुकूल नहीं है। बीजेपी सिद्धांतों और आदर्शों पर आधारित एक पॉलिटिकल पार्टी है। परिवार या वर्ग विशेष को लेकर सियासत करने में हम विश्वास नहीं रखते। भविष्य में ऐसी गतिविधियों के लिए सतर्कता बरतने का आदेश सीधे तौर पर उनकी ओर से दिया गया और सीधे तौर पर यह भी कहा गया कि दोबारा अगर ऐसी बैठक होती है तो फिर सख्त कार्रवाई का सामना करना होगा, क्योंकि इस तरह की जो एक्टिविटीज है वो समाज में एक गलत संदेश देते हैं। तो बीजेपी के 40 से 50 ब्राह्मण विधायक लखनऊ में जुटते हैं और यहीं से पूरा सिलसिला शुरू हो जाता है कि ये जो ब्राह्मण वाली सियासत है अब ये जो शुरू हुई है ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बीजेपी एक सीधे तौर पर ही मैसेज देना चाहती है। एक सहभोज बुलाया गया था जहां पर न सिर्फ बीजेपी के विधायक थे ब्राह्मण विधायक, बल्कि समाजवादी पार्टी और अन्य विधायक भी थे। मतलब कुल जो 52 एमएलए चुनकर आए थे 2022 में ब्राह्मण, उन सभी का एकजुटान था, उनका सबका मिलना था, मिलना जुलना, बातचीत करना। लेकिन पार्टी ने कहा कि यह जातिवाद नहीं चलेगा। पार्टी के भीतर यूपी में ब्राह्मण विधायक का जो समीकरण साधने की कोशिश की जा रही थी उसको खुद बीजेपी ने नकार दिया। कहा कि समाज के लिए गलत संदेश है और इस तरीके का कोई भी प्रयास, कोई भी एक्टिविटी पार्टी के संविधान, पार्टी के आदर्शों के खिलाफ है। इसलिए जो ऐसा करेगा उनको कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ब्राह्मणों के मंथन पर बीजेपी अध्यक्ष ने सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए क्लियर कर दिया कि यह पार्टी लाइन नहीं है। तो विधायक पंचानंद पाठक के घर पर हुए इस मंथन को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट तौर पर मैसेज दे दिया। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये वाली जो कोशिश है वो पार्टी को बर्दाश्त नहीं होगी, ये पार्टी को मंजूर नहीं है, ये पार्टी की सोच नहीं है और पार्टी इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करती बल्कि इसको खारिज करती है, इसका खंडन करती है। इस तरह का प्रयास नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एक गलत संदेश देता है।
बीजेपी के 46, समाजवादी पार्टी के 5 और अन्य 1 ब्राह्मण विधायक जुटते हैं। एक सहभोज होता है, सब मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं। और मेरे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर आदिति नागर जुड़ चुकी हैं। आदिति, यूपी में ब्राह्मण विधायक का सहभोज, पार्टी ने कहा कि ना ये पार्टी के आदर्श, ना ये पार्टी का संविधान, आप इसे किस तरीके से समझाएंगे? हुआ है उसके बाद यूपी में हलचल तेज हो गई है, लेकिन ये हलचल आपको आज तेज नजर आ रही होगी। इसके पीछे की रणनीति है और ये पार्टी के अंदर की बात है जो समझने की जरूरत है। दरअसल देखिए, अगर अपन आंकड़ों के लिहाज से देखें तो उत्तर प्रदेश में 10 से 12%, 10 से 11% ब्राह्मण समुदाय है। और अगर आप क्षत्रिय देखें, जो जिसे बोलते हैं कि ठाकुर, वो वहाँ पर 7 से 8% है। लेकिन अगर आप पूरे इस मैथमेटिक्स को समझेंगे, कैलकुलेशन को, तो पूजा आपको समझ आएगा कि ठाकुर समुदाय से जो विधायक हैं वो ज़्यादा हैं, या रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकल पार्टीज़ में ज़्यादा है, और ब्राह्मण समुदाय से कम है। और ये दोनों ही वो समुदाय हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए इन पर्टिकुलर बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं उत्तर प्रदेश में और देश भर में भी। और ब्राह्मण बनिए की पार्टी तो बीजेपी को कहा ही जाता था। अब इसको शुरुआत से समझते हैं। सबसे पहले पूछा कि उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ का पूरा टेन्योर चल रहा है, बेहद अच्छे से वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर या एक बहुत सुचारू रूप से प्रदेश चल रहा है, और इसको लेकर लगातार ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में लेकिन देश भर में इस बात की तारीफ होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पार्टी बार बार एनालिसिस करती है। तो जो भूपेंद्र चौधरी, जो कि अभी पंकज चौधरी से पहले जो कि प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने कई बार ये मैसेज आला कमान तक पहुंचाने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज अब पार्टी से छिटक रहा है और उनको लुभाने के लिए दूसरी पार्टी, और आपको अगर मैं इतिहास में ले जाऊंगी तो मायावती ने भी बहुत कोशिश की, जिसकी वजह थी कि जो उनके साथ मिश्रा साहब थे वो ब्राह्मण समुदाय को मायावती के साथ लामबंद करने की कोशिश कर रहे थे। तो समय रहते रहते यूपी में ब्राह्मण वोट बैंक इतना जबरदस्त वर्चस्व रहा है कि हर पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत रही है, लेकिन बीजेपी का साथ ब्राह्मण बनिए को हमेशा मिला है। अब ऐसा पॉइंट आ गया था जब ये फीडबैक भी आया कि कहीं ना कहीं ब्राह्मण नाराज है। वजह ये है कि ठाकुर बनाम ब्राह्मण को लेकर कहीं ना कहीं दोनों के बीच में जो सियासत, जो वर्चस्व है, उसकी लड़ाई थी। तो कई बार ये फीडबैक एकदम सर्वोच्च जो आलाकमान है उन तक गया कि ऐसी स्थिति में जो बहुत सारे ब्राह्मण समुदाय हैं के जो शीर्ष लोग हैं वो छिटक रहे हैं। तो ये जो भोज हुआ नए प्रदेश अध्यक्ष के बाद, ये कहीं ना कहीं उसी की कवायद है। ये बताने की कोशिश है कि ब्राह्मण समुदाय बेहद महत्वपूर्ण है और वो हमेशा से साथ रहा है। अच्छा देखिए, इसका दूसरा पहलू भी यह है कि ब्राह्मण समुदाय के पास अंत में चुनाव आते आते कोई विकल्प नहीं होता। आज से नहीं, दशकों से भारतीय जनता पार्टी उनका विकल्प के मतलब भारतीय जनता पार्टी उनकी इकलौती चॉइस रही है और आगे भी रहेगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उत्तर प्रदेश में खास तौर पे कि नाराज होने लगे, और उसकी एक ही वजह थी ठाकुर बनाम ब्राह्मण, और उसी को सेटल करने के लिए मैं एक उदाहरण के तौर पे कहूंगी कि पिछले जब उत्तर प्रदेश के जब चुनाव थे, और जब तब उस समय आपने देखा होगा कि अमित शाह संजय बालियान के साथ पूरे जाटों की उन्होंने एक बैठक ली थी। अमित शाह ऐसे जैसे सरदार होते हैं किसी परिवार के, उस तरह से बैठे थे। संजीव बालियान ने सब वेस्टर्न यूपी में जाटों की, ये बात अलग है कि बाद में अलायंस हुआ और ये एक अलग चीज़ें चलती रही, लेकिन जाटों को भी, क्योंकि वहाँ पर जाट समुदाय भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो उत्तर प्रदेश के लिहाज से, जैसे हम बिहार में कहते हैं जाति बहुत महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश के लिहाज से हर समुदाय महत्वपूर्ण है, पर ब्राह्मण एक वो समुदाय है जो कहीं नहीं जाता। और वो अगर ऐसी स्थिति में कहीं नाराज है, जो फीडबैक दिल्ली तक आया, उसको ही समेटने के लिए, संजोने के लिए ये महाभोज का बड़ा मैसेज दिया गया है। मतलब ये कहीं आदिति की एक तरफ पार्टी अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, लेकिन क्या ये सिर्फ ऊपर से दिखाने की कोशिश की जा रही है कि पार्टी का संविधान और ये आदर्श नहीं है, या ये सेल्फ इनिशिएटिव है ब्राह्मण विधायकों का? देखिए, कहीं ना कहीं ये दिल्ली से कही गई बात है, ये सोचे समझे तरीके से किया गया है। सेल्फ इनिशिएटिव नहीं होगा। जब इस तरह की बड़ी बैठक हुई है, इसके जो बड़े संदेश हैं, क्योंकि हर एक एक्टिविटी का कोई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है, उसका एक संदेश होता है। एक बात देखिए, आप अगर राष्ट्रपति से आ जाएं, सोशल इंजीनियरिंग की बात है। एक बीच में एक दौर आया था जब राहुल गांधी ओबीसी जिक्र करते थे, फिर कई बार एससी को लेकर आया। राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का चूज करके एक दलित में मैसेज दिया।
ठीक वैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने भी पिछले कुछ चुनाव में आप देखिए एक अलग तरीके की मैसेजिंग करी। आप राष्ट्रपति लेकर आए हैं आदिवासी समुदाय से, वो मैसेज एक बड़ा है झारखंड बिहार उस लिहाज से। दूसरा आप देखिए जो अभी उपराष्ट्रपति हैं, पहले भी जो जगदीप धनखड़ थे ओबीसी समाज से थे, अभी जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति आए हैं वो भी ओबीसी समाज से हैं। साउथ का एक रिप्रेजेंटेशन के लिहाज से मैसेजिंग है। फिर आप देखिए कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव हैं, उसके बाद डिप्टी सीएम राजस्थान का जिक्र करें तो एक ब्राह्मण चेहरा है, पर डिप्टी सीएम राजपूत है क्योंकि राजस्थान के लिहाज से राजपूत फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। फिर एससी भी बना दिया क्योंकि राजस्थान में एससी वोट बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय जनता पार्टी सोशल इंजीनियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमेशा से, खास तौर पे जब से राहुल गांधी ओबीसी की बात लेकर चलते हैं उसको किया है। और आपको याद है कि अंबेडकर संविधान बदल देंगे जैसा नैरेटिव हुआ तो बीजेपी हर एक फैसला समीकरण के लिहाज से करती है। लेकिन जब अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष की बारी आई, जब जेपी नड्डा को रिप्लेस करने की बारी आई, तो अब यही लग रहा था कि कोई ब्राह्मण समुदाय से ही होने वाला है और यही माना जा रहा था कि जेपी नड्डा को कोई ब्राह्मण समुदाय से रिप्लेस करेगा। लेकिन अब नितिन नवीन आए हैं, वो भी अपर कास्ट हैं, वो भी जो कायस्थ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक मैसेजिंग कि ब्राह्मण कौन सी बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं, एक बड़ी पोस्ट पे क्या भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण को नेतृत्व दिया है, ये एक बहुत वैसे फैक्टर्स हैं जो बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। तो क्योंकि जेपी नड्डा के रिप्लेसमेंट के बाद माना जा रहा था तो अब यूपी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन कायस्थ समुदाय से आने वाले व्यक्ति जो कि बहुत युवा हैं, वो देश भर में तो भ्रमण करेंगे, उनका तो संगठनात्मक शक्तियों की वजह से उनको चुना गया है। लेकिन बंगाल में क्योंकि 27 साल कायस्थ ने राज किया है बतौर मुख्यमंत्री, एक वो भी मैसेज है। तो अब इन सब चीज को देखते हुए ये देखा गया कि उत्तर प्रदेश में, और ये आज की बात नहीं है, ये जब बात चल रही थी पिछले 4 महीने से कि कौन होगा प्रदेश अध्यक्ष, और जब भूपेंद्र चौधरी कई बार प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह से मिलने आए तब इस बात का जिक्र होता था कि कहीं ना कहीं ब्राह्मण छिटक रहा है, नाराज है। और अब आप उसको तस्वीरों में नजर आ रहा है कि कैसे पंकज चौधरी ने सबसे पहले आके ये जो दोनों समुदाय हैं ठाकुर और ब्राह्मण, उनको साधने की कोशिश की है। और वो खुद कुर्मी समाज से आते हैं जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसको भी साधने की जाहिर तौर पे मैसेजिंग की कोशिश वहां चल रही है। अच्छा अदिति, इसका फायदा आप कितना देख रहे हैं? ये प्रयास तो हुआ, साथ ही साथ इसको एक बैलेंस करने की कोशिश भी की गई, लेकिन आगे क्या जो वैसे अगर देखा जाए तो ब्राह्मण पहले एक तरफ बीएसपी के पास था, लेकिन अब ऑलमोस्ट हम देखते हैं कि बीजेपी के साथ में खड़ा हुआ है, चाहे नाराजगी कितनी हो, लेकिन फिर भी हमने देखा कि जब बारी वोट की आती है तो उनकी जो चॉइस है वो बीजेपी है। तो क्या अब ये जो उनकी नाराजगी थी वो दूर हो जाएगी? बिल्कुल, क्योंकि जैसे जैसे ये ट्रेंड है, जैसे जैसे किसी भी राज्य में चुनाव आया है और उत्तर प्रदेश के सहित, तो भले वो नाराज हो, अंत में आते आते वो बीजेपी को ही वोट करते हैं क्योंकि उनके पास उनकी आइडियोलॉजी से मैच खाती इकलौती पार्टी। ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी ने गाए बगाए हवा नहीं दी होगी, और आपने देखा कि हम मायावती जी का जिक्र करते हैं तो ऐसा है, लेकिन उनको ये पता है कि उनकी आइडियोलॉजी, उनका संरक्षण जिसे बोलते हैं, उनकी सुरक्षा या उनके एक आइडियोलॉजी की सुरक्षा, या उनको कुछ भी हो जाएगा तो एक नेतृत्व के लिहाज से उनकी सुनवाई, ये सब भारतीय जनता पार्टी में होगी। देखिए अखिलेश यादव ने कई बार कोशिश की, SC ST का भी जिक्र हमेशा करते आए हैं, यादवों का OBC, ये पूरी बात करते आए हैं, लेकिन उनको पता है कि जब ब्राह्मण वोट कटेगा तभी बीजेपी को अफेक्ट होगा। बाकी सारे जो अगर क्षत्रिय और ब्राह्मण आ रहे हैं, अगर ठाकुर ब्राह्मण वोट मिल रहा है और दूसरे जो और उनका छोटा छोटा बैंक है, फिर जिस तरीके से उन्होंने अलायंस किया है तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं पूरा एक कुनबा मिलकर वोट आता है। लेकिन सपा यही स्ट्रैटेजी कर रही है कि कैसे उनका जो कोर वोटर है उसको छिटकाया जाए, कोर वोटर को कैसे काटा जाए। जैसे बीजेपी कोशिश करती है कि कोर वोटर कैसे कांग्रेस का लिया जाए, कोर वोटर जैसे अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस का कोर वोटर ले लिया। तो अगर आपको किसी को चुनाव में हराना है तो उसकी सबसे बड़ी ताकत है उसका एक कोर वोटर जो वर्षों से उसको वोट करता आ रहा है, अगर वो खिसकेगा तब जाके आपको चुनावी आंकड़ों में फर्क नजर आएगा। तो ये कोशिश रही है, लेकिन अंत में भारतीय जनता पार्टी एक स्ट्रेटेजिक पार्टी है। आप देखिए 2027 में चुनाव है, हम 2025 के दिसंबर में हैं, और कैसे स्ट्रेटेजिकली ये सब कुछ धीरे धीरे हो रहा है। अभी बहुत लंबा समय पड़ा है और उसमें तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे कई बार सम्मेलन, बुद्धिजीवी सम्मेलन, इंटेलेक्चुअल सम्मेलन, और खुद अमित शाह ऐसे छोटी छोटी पंचायतों के साथ बैठक, ऐसा कई चीज़ें करेंगे। और आप देखिएगा कि प्रभारी के रूप में किसी ब्राह्मण को भेजा जा सकता है। ऐसे बहुत स्ट्रेटेजिक छोटे छोटे फैसले हैं जो भारतीय जनता पार्टी लेगी, क्योंकि अंततः ब्राह्मण को ये पता है कि हमारी जो कोर
कोर पार्टी है जो हमारी सुनवाई करेगी वो भारतीय जनता पार्टी ही है। अच्छा अदिति, इसमें ना सिर्फ बीजेपी के विधायक, ब्राह्मण विधायक, बल्कि मैं देखा कि बाकी की और अन्य पार्टीज के भी विधायकों को बुलाया जाता है जो ब्राह्मण हैं। ये एक क्या मैसेज है? आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे नेता जो कांग्रेस के दर के बाहर खड़े रहे, जो वर्षों से कांग्रेस में रहे, राहुल गांधी से मिलना चाहते थे, कभी आलाकमान से मिलना चाहते थे, नहीं मिल पाए, अपमानित महसूस हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने निसंशय कहें या बिना झिझक उनको अपनी पार्टी में लिया। उत्तर प्रदेश में आप देखिए, हम कई ऐसे बड़े, आरपीएन सिंह का जिक्र करें, जितिन प्रसाद का जिक्र करें। आरपीएन सिंह ऐसे नेता थे जो डायरेक्ट प्रियंका गांधी, राहुल गांधी से बात करते थे। जितिन प्रसाद राहुल गांधी की एक कोर टीम का हिस्सा थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये तमाम वो चेहरे थे जो इन्फ्लुएंशियल भी थे, जो पार्टी को रिप्रेजेंट भी करते थे। लेकिन हुआ क्या कि वो दरवाजे पे खड़े नजर आए, भारतीय जनता पार्टी ने सहज तरीके से उनको ले लिया। आज वो कहीं पर कोई ना कोई जिम्मेदारी में हैं। इस चुनाव में भी आप आरपीएन सिंह और जितिन प्रसाद का एक बड़ा रोल देखेंगे। ठीक उसी तरह जैसे आपने पूछा कि ये सबको लाना, अल्टीमेटली सपा के या दूसरी पार्टियों के भी ब्राह्मणों को ये पता है कि अगर हमें दरवाज़ा खटखटा के सुनवाई करनी है तो बीजेपी में होगी। और उससे बड़ी बात है, इसको और देसी भाषा में समझाया जाए तो भारतीय जनता पार्टी भी वही कर रही है कि पूरी तरीके से ब्राह्मण वोट बैंक लामबंद हो जाए, वो कहीं छिटक के ना जाए। एक मैसेजिंग की यहाँ पर भाईचारे और मैसेजिंग की है कि हम बियॉन्ड पार्टी लाइंस, और इससे आलाकमान खुद को अटैच नहीं करेगा, पर यह इंटरनल मैसेजिंग होती है कि आप इस तरीके के सम्मेलन करिए जिसमें बियॉन्ड पार्टी आप एकजुट हो। और आप देखिए कि अभी तो समय आने पर टिकट ना मिलने या टिकट मिलने पर इतनी पार्टियां छोड़ के लोग एक दूसरे की पार्टी में आएंगे, और बीजेपी को ये बेहतर तरीके से पता है। मुझे याद है कि जब किस तरीके से पार्टी, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जब नए चेहरों को टिकट दी थी उत्तर प्रदेश में, तो सपा बसपा वहाँ पे कैसे किसी को बिठाना है, कैसे किसी को कोशिश करनी है कि उनको टिकट नहीं दी जाए, या तमाम तरीके के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कि इसके सामने कौन लड़ेगा, ये कैंडिडेट कैसा है, पूरी एक सीट का पूरा डिटेल्ड बात होती है, फीडबैक मैकेनिज्म होता है। तो भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले चाहती है कि उनका जो कोर वोट बैंक है ब्राह्मण, वो लामबंद हो, और ये मैसेजिंग सपा के विधायक और दूसरी पार्टियों के विधायकों को जाए, समाज को भी जाए कि कैसे भारतीय जनता पार्टी बियॉन्ड पार्टी लाइंस जाके एक ब्राह्मण समुदाय को अपने साथ रख के उसकी सुनवाई या उसका चिंता या उसके लिए ख्याल करती है। मतलब ये मान सकते हैं कि अब चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और चुनाव की स्ट्रैटेजी इस बार पिछले बार के चुनाव से इतर कुछ अलग हटकर देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए आप, अभी तो शुरुआत है, अभी तो आप देखिए अमित शाह जा रहे हैं 3 दिन बंगाल दौरे पर। अभी आप देख रहे हैं कि तमिलनाडु के लिए तो कह ही चुके हैं कि एनडीए की सरकार आ रही है। केरला एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तमाम वो राज्य हैं, बंगाल, ये तमाम वो राज्य हैं जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी एक मतलब जीत का परचम लहराना चाहती है। बंगाल में तो लंबे समय से कोशिश कर रही है, पर इन सबके बावजूद उत्तर प्रदेश वो राज्य है जो बड़ा मैसेज देता है। और फॉर अमित शाह, नरेंद्र मोदी, इट इज गुजरात एज वेल। तो उत्तर प्रदेश और गुजरात, ये 2 ऐसे स्टेट हैं जहां पर पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए, इसलिए वहां की स्ट्रैटेजी अलग तरीके से आती है। आपने देखा कि गुजरात में क्या किया, भूपेंद्र पटेल के अलावा उन्होंने सब कुछ बदल डाला। पहले भी ऐसा हुआ, इसलिए कि उनको पता है कि गुजरात का क्या सेंटिमेंट है, गुजरात को कैसे ब्यूरोक्रेसी को चलाना है, कैसे चेहरे चाहिए, क्या जातीय परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। वैसे ही योगी आदित्यनाथ का चेहरा चाहिए, लेकिन वो खेमे जिनको कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ या तमाम तरीके की चीज़ों से कोई ना कोई इश्यूज होते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि ठाकुर बनाम ब्राह्मण, तो उसको फिक्स करना है उनको, और वो फिक्स करेंगे। अब आप देखिए कि वहाँ से अपना दल से आती हैं जो नेता आती हैं जो बीजेपी के साथ अलायंस में हैं। अब लगा कि कहीं ना कहीं कुर्मी वोट छिन रहा है, कुर्मी वोट नहीं आ पा रहा है, तो उन्होंने क्या किया, अनुप्रिया पटेल की जगह विकल्प पंकज चौधरी को खड़ा किया, जबकि उन्होंने चौतरफा कुर्मी नेता खड़े किए हुए हैं और अनुप्रिया पटेल का अच्छा था, तो उनको अकेली को पार्टी में ज्वाइन करा रखा है अपना दल, और उनको मंत्री तक बना रखा है। लेकिन उनको लगा कि अनुप्रिया पटेल की पकड़ कुर्मी वोट में कम हो रही है, तो उन्होंने पंकज चौधरी को वहीं से उसी जिले के आसपास से खड़ा कर दिया जहां से योगी आदित्यनाथ आते हैं। तो बीजेपी नए नए एक्सपेरिमेंट्स करती है, क्योंकि उसको जब वो चुनाव में उतरती है तो जीतने के लिए उतरती है, और उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, वो दिल्ली का रास्ता क्लियर करता है। इसलिए उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह का कोई भी गड़बड़ी ना हो, उसकी तैयारी अभी से चल रही है। बहुत शुक्रिया अदिति आपका फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए।
तो देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं और जातीय समीकरण को साधने का जो फॉर्मूला है वो इस वक्त अपनाया जा रहा है।